मैं अबला नादान नहीं हूँ, दबी हुई पहचान नहीं हूँ। मैं स्वाभिमान से जीती हूँ, रखती अंदर खुददारी हूँ। मैं आधुनिक नारी हूँ। पुरुष प्रधान जगत में मैंने अपना लोहा मनवाया। जो काम मर्द करते आए, हर काम वो करके दिखलाया। मैं आज स्वर्णिम अतीत सदृश फिर से पुरुषों पर भारी हूँ। मैं आधुनिक नारी हूँ। किसी कवि द्वारा रची गई ये पंक्तियाँ मणिपुर के इमा कैथल बाजार पर बेहद ही सटीक बैठती हैं। शायद यही कारण है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी खुद को ये कहने से रोक नहीं पाए कि ये बाजार नारी शक्ति की सबसे बेहतरीन मिसाल पेश करता है। इमा कैथल बाजार के बारे में हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन इसके पहले आपको ये बता देते हैं इस वीडियो में हम पॉइंट वाइज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से कि ये मार्केट अभी चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इमा कैथल बाजार को नारी सशक्तिकरण का बड़ा उदाहरण बताते हुए वहां का एक वीडियो ट्वीट किया है। दरअसल विदेश मंत्री जी मणिपुर के संगई महोत्सव में भाग लेने के लिए वहां पहुंचे थे, तो लगे हाथ वे मणिपुर के फेमस मार्केट इमा कैथल भी पहुंच गए। ये अनूठी बात है कि इस बाजार का सारा संचालन महिलाओं के ही हाथ में होता है। दूसरा सवाल कि शब्द इमा कैथल का मतलब क्या है। मणिपुरी भाषा में इमा का अर्थ होता है माँ और कैथल का अर्थ होता है बाजार, यानी इमा कैथल का शाब्दिक अर्थ हुआ माताओं का बाजार, माँ का बाजार। देखा जाए तो वास्तव में ये मदर्स मार्केट ही है, क्योंकि यहाँ सिर्फ शादीशुदा महिलाएं ही काम करती हैं। इस बाज़ार में काम करने वाली ज़्यादातर महिलाएं 35 से 60 वर्ष की हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के मुताबिक ये एशिया का ऐसा सबसे बड़ा बाज़ार है जो सिर्फ महिलाओं द्वारा संचालित होता है। कुछ जगहों पर इसे दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा बाज़ार बताया गया है जो पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित होता है। मणिपुर की अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा जाने वाला ये बाज़ार इम्फाल के ख्वाइरबंद नामक इलाके में स्थित है। अपनी तरह के इस अनोखे बाज़ार में लगभग 10,000 से ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं। इस बाज़ार में पुरुष विक्रेताओं और दुकानदारों को प्रतिबंधित किया गया है। मणिपुर सरकार ने 2018 में ऐलान किया था कि यदि कोई पुरुष विक्रेता इस बाज़ार में सामान बेचता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ मणिपुर नगर पालिका अधिनियम 2004 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बाज़ार में हम क्या क्या खरीद सकते हैं। इम्फाल शहर के ख्वाइरबंद नामक इलाके में स्थित यह बाज़ार 3 अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस पुराना बाज़ार, नया बाज़ार और लक्ष्मी बाज़ार में बटा हुआ है। नया बाज़ार में सब्जी, मछली और फल जैसे रोज़मर्रा के खाद्य पदार्थ मिलते हैं। लक्ष्मी बाज़ार में परंपरागत कपड़े और घरेलू सामान मिलते हैं और वहीं पुराना बाज़ार में हस्तशिल्प और सजावटी सामान वगैरह मिलता है। इमा कैथल बाज़ार में दुकान लगाने के लिए महिलाओं को लाइसेंस लेना पड़ता है। अगला सवाल कि इस बाज़ार से जुड़ा इतिहास क्या है। आज से करीब 500 साल पहले 16वीं शताब्दी के दौरान मणिपुर में लुल्लुप काबा का चलन था। लुल्लुप काबा का मतलब जबरन बधुआ मजदूरी। ये जबरन बधुआ मजदूरी को बढ़ावा देने वाली एक प्रथा थी। इस प्रथा में लोगों से ज़बरदस्ती काम कराया जाता था। इसमें मैती पुरुषों, मैती मणिपुर का एक समुदाय है, इनको कुछ वक्त के लिए सेना और अन्य नागरिक परियोजनाओं में काम करना पड़ता था, चाहे इनका मन हो या ना हो। इस तरह के काम करने के लिए मैती समुदाय के पुरुषों को घर से दूर भेज दिया जाता था। अब पुरुषों की अनुपस्थिति में घर परिवार, खेती बाड़ी की सारी जिम्मेदारियां मैती औरतों के कंधों पर आ गई। ये महिलाएं भी कम बहादुर नहीं थीं। इन्होंने इस जबरन मजदूरी की प्रथा से ना तो अपने मर्दों को कमज़ोर पड़ने दिया और ना ही अपने परिवार को। ऐसी परिस्थितियों में इन महिलाओं ने खुद ही जीविकोपार्जन करने का फैसला लिया और यहीं से इमा कैथल अस्तित्व में आया। इन महिलाओं ने अपने दम पर जीविकोपार्जन के लिए कई तरह के हुनर सीखे और बाज़ार में इसका प्रबंधन भी किया। इस पूरी प्रक्रिया ने उस दौर में महिलाओं को न केवल आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि एक ऐसी शानदार बाज़ार प्रणाली बना डाली जो आज
एशिया के सबसे बड़े महिलाओं के बाजार का रूप ले चुकी है। ईमा बाजार से जुड़ी एक और रोचक कहानी है, चलिए वो भी जान लेते हैं कि ये कहानी कौन सी है। लुल्लु काबा प्रथा, जिसका कि जिक्र अभी हमने किया, ये भारत में अंग्रेजों के आगमन के बाद तक भी चलती रही। अपने अत्याचारी प्रक्रिया में अंग्रेजों ने इस प्रथा का लाभ उठाने की बखूबी कोशिश की। ब्रिटिश सरकार की नीतियों ने ईमा बाजार के कामकाज में भी दखलंदाजी करनी शुरू कर दी। आर्थिक सुधार के नाम पर अंग्रेजों ने इस पूरे बाजार का शोषण करना शुरू कर दिया। ईमा कैथल की साहसी औरतों ने ब्रिटिश हुकूमत के दमनकारी नीतियों का जमकर मुकाबला किया। इसके लिए उन्होंने नूपी लेन नाम का एक आंदोलन चलाया। नूपी लेन का अर्थ होता है औरतों की जंग। तो इन बहादुर महिलाओं ने इस आंदोलन के जरिए अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ चक्का जाम, विरोध प्रदर्शन और जुलूस का रास्ता अपनाया। अंत में अंग्रेजी सरकार को इन महिलाओं के आगे मुंह की खानी पड़ी। नूपी लेन की आग दूसरे विश्व युद्ध तक भी सुलगती रही थी। अगला सवाल कि भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी की क्या है स्थिति। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो आज भी महिलाओं की भागीदारी औसत से कम है। भारत सरकार के एक आंकड़े के मुताबिक सिर्फ 17% महिलाएं ही स्थिर वेतन भोगी नौकरी करती हैं। भारत के शहरों में सिर्फ 23.6% महिला स्नातक ही नौकरी करती हैं और आज भी श्रम बल में शीर्ष पदों पर सिर्फ 18% ही महिलाएं हैं। दरअसल आज भी भारत की आधी आबादी के लिए नौकरी करना या व्यवसाय करना एक बड़ी चुनौती है, जिसके बहुत से कारण हैं, जैसे कि लैंगिक भेदभाव, महिलाओं को पुरुषों से कम वेतन देना, कार्यस्थल पर यौन शोषण जैसे मुद्दे, विकृत सामाजिक सोच और ऑफिस का इंफ्रा महिलाओं के अनुकूल न होना आदि। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट की माने तो अगर भारत में कार्य क्षेत्र में व्याप्त लैंगिक असमानता को 25% तक भी कम कर लिया जाए तो देश की जीडीपी में $1 ट्रिलियन की बढ़ोतरी हो जाएगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी साल 2022 में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की रिपोर्ट में 146 देशों में भारत का 135वां स्थान है। इन आंकड़ों से जाहिर होता है कि भारत में अभी लैंगिक सुधार और महिलाओं की आत्मनिर्भरता के लिए कई ज़रूरी कदम उठाए जाने बाकी हैं। हालांकि भारत सरकार ने इस दिशा में कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं, जैसे कि अन्नपूर्णा योजना जो स्टेट बैंक की एक ऋण योजना है, ओरिएंटल महिला विकास योजना और महिला उद्यमियों के लिए मुद्रा योजना आदि। बात अगर ईमा बाजार की करें तो ये निश्चित ही महिला सशक्तिकरण के लिए एक मिसाल है, जो भारत के साथ साथ संपूर्ण विश्व की महिला शक्ति के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं कि आगे क्या किया जा सकता है। वर्तमान समय में देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेषज्ञ कई राह सुझाते हैं, जैसे कि कार्यस्थलों पर व्याप्त भेदभाव और महिला सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को दूर करना, असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं के लिए लक्षित योजनाएं, टारगेटेड योजनाएं, उनके लिए स्पेसिफिक योजनाएं चलाना और कार्यस्थलों पर महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाना आदि। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर प्रसाधन केंद्रों को बेहतर बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना और नीति निर्माण में इनकी भागीदारी बढ़ाए जाने जैसे कदम भी उठाए जाने चाहिए। इस एपिसोड में इतना ही और अब बारी है आज के सवाल की। आज का सवाल है कि आपकी नज़र में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम और सुधार के साथ आपके सामने बेहतरीन कार्यक्रम लेकर हाजिर हों। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।